प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासेस पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का हमारा विषय है पंचायती राज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1969 को प्रारंभ हुई। अगर प्रारंभ की बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959, स्थान है राजस्थान, और राजस्थान का जिला है नागौर। नागौर से प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर 1959। ठीक इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कारण क्या था, जरूरत क्या थी? जो भारत में शासन एवं संचालन व्यवस्था है उसके विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य है। अगर आवश्यकता मानी या कारण समझे तो कारण है शासन एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण। बच्चों प्रारंभ तो होगी थी 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला बहुत बाद में। 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, संविधान का भाग 9। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी भारत के अलग अलग राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन इसे संवैधानिक अनुमति जो मिली वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिली। भारत का अनुच्छेद 243(3) और 73वां संविधान संशोधन भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जैसे इसी के अंतर्गत क्या होगा, अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया? पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय बनाया गया। तात्पर्य क्या है बच्चों? तात्पर्य यह है कि एक होगी ग्राम पंचायत, एक होगी ब्लॉक पंचायत और एक जिला पंचायत। पूरी पंचायत व्यवस्था को 3 भागों में तोड़ा गया। ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख होता है ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत जिसका प्रमुख ही प्रमुख कहलाता है, उसका पद ही प्रमुख का होता है हमारे आंध्र प्रदेश में, और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है उसका प्रमुख होता है। इन 3 चरणों में पूरी शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया गया है जिला स्तर पर, जिला पंचायत के अंदर। ठीक है, और क्या डाला गया? एक बिंदु तो ये हो गया कि त्रिस्तरीय बनाई गई। दूसरा बिंदु ये बनाया गया कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। कैसे? 1/3 भाग
आरक्षित कर दिया। मानिए कि जितने भी एक जिले में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय अथवा जिला पंचायत पद होंगे, उनमें 1/3 स्थान महिलाओं को दिया जाएगा। ये भी 73वें संविधान संशोधन के तहत तय किया गया। और क्या किया गया, और इसके अंदर बिंदु डाला गया, प्रथम सभा से 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया। माने जैसे ही ग्राम पंचायत व्यवस्था की प्रथम सभा होगी, उसके 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इसमें कंडीशन देखिए, इसी बिंदु के अंदर क्या कंडीशन लग सकती है बच्चों, तय समय माने 5 वर्ष से पूर्व पंचायत व्यवस्था का स्थगन संवैधानिक दृष्टि से संभव है। संवैधानिक आधार पर संभव है। 5 वर्ष से पूर्व भी ये भंग हो सकती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत अथवा जिला पंचायत। लेकिन अगर भंग होगी तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन अनिवार्य होगा, ये कंडीशन लगाएंगे। और अब कार्यकाल जो होगा वो कार्यकाल होगा शेष, जितना पहली ग्राम पंचायत का कार्यकाल का समय बच रहा, इतने बचे हुए कार्यकाल के अंदर 6 माह के अंदर अगली ग्राम पंचायत की व्यवस्था करनी। ठीक है, अगर समय ही 6 माह का बच जाए, यहां भी एक कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर शेष ही 6 माह बच रहे हो, तो उस परिस्थिति में राज्य शासन व्यवस्था द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही ग्राम पंचायत प्रमुख का कार्य करेगा। चाहे वो वीडियो हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे जिला स्तर पर कोई अन्य अधिकारी हो, वो ग्राम पंचायत व्यवस्था को 6 माह के लिए अपने हाथ में ले लेगा और वो ग्राम प्रमुख का कार्य करेगा। केंद्र एवं राज्य द्वारा मिलने वाली सारी की सारी सुविधाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करने का कार्य जो होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। पंचायती राज अधिनियम, एक इसमें बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट नोट डाल देते हैं ना, पंचायती राज अधिनियम की स्थापना करने वाला पहला राज्य प्रथम राज्य है कर्नाटक। इंपोर्टेंट है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है कि पंचायती राज अधिनियम की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना, वो बना कर्नाटक। क्लियर हो गया? आयु पूछ सकता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस व्यक्ति को ग्राम प्रमुख बनाया जाएगा या फिर इसके अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की मिनिमम आयु क्या होगी, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो मिनिमम आयु है 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष का व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पद के लिए निर्वाचन हेतु आवेदन कर सकता है। ये बच्चों आपका पॉइंट हो गया पंचायती राज व्यवस्था। आशा करता हूँ कि आशा किसी को डाउट रहा हो नहीं। अब संसद की कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हमारा जो विषय होगा वो 3 समिति का रहेगा। हम 3 प्रमुख समिति के बारे में बात करेंगे। संसद द्वारा भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए संसद के सहयोग हेतु अथवा समय समय पर जांच के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है। उनमें जो प्रमुख समिति है वो है प्राकलन समिति। जो पहली समिति है वो है प्राकलन समिति।
यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। पहला पॉइंट इसका है सबसे बड़ी समिति। सदस्य संख्या है 30 सदस्य होते हैं, इसमें 30 सदस्य है और सभी लोकसभा सदस्य होते हैं। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। एक कंडीशन होगी यहां भी, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, परंतु यदि वह व्यक्ति पहले से ही लोकसभा का उपाध्यक्ष है और वो इस प्राक्कलन समिति का सदस्य बन जाए तो वो स्वतः ही अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हो जाएगा। कंडीशन समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं लोकसभा में हमारे अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा सदस्य द्वारा सर्वसम्मति से जिनका चयन होता है। कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष का भी चयन हुआ है, याद रखना चाहिए आपको, महाना जी का। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की, तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अगर उपाध्यक्ष किसी तरह से प्राक्कलन समिति का सदस्य हो जाता है तो वो स्वतः ही इस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। बोलो समझ में आई क्या? ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई इसकी। और क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल जो होगा 1 वर्ष, 1 वर्ष का होता है। अगर समय भी आप देखें तो समय है 1 मई से प्रारंभ होती है और 30 अप्रैल को समाप्त होती है। ठीक, अब महत्वपूर्ण क्या बात है, इसका गठन क्यों किया गया, क्या कार्य करती है? ये करती है सरकारी खर्च में कमी लाने का विचार एवं योजनाएं प्रस्तुत करती है। ये ध्यान रखने का विषय है, इस समिति के पास अधिकार नहीं कि वो किसी योजना को लागू करे। ये समिति एक सुझाव समिति की तरह कार्य करती है। समाज कल्याण कार्य एवं समाज में कुशलता लाने के लिए समाज कल्याण कार्य एवं कुशलता हेतु सुझाव सदन के पटल पर रखती है। ये इस समिति का इस सीमा क्षेत्र है कार्य करने का। इस सदन के समक्ष समाज के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न कार्य हेतु भी सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण समिति है वो है लोक लेखा समिति। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और भी कुछ कहा जाता है, और क्या कहते हैं इसे? लघु लोकसभा भी कहा जाता है। और क्या है इसके पास? इसके पास कुल सदस्य संख्या है 22। इससे पहले आपने देखा कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य है, 30 के 30 लोग सदस्य हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये 22 सदस्यों को डिवाइड किया गया है।
15 सदस्य जो है वो है लोकसभा से, और 7 सदस्य है राज्यसभा। फिर यहाँ कंडीशन हो गई, कंडीशन ये हो गई कि अगर किसी परिस्थिति में मत की बात आती है, वोट डालने की बात आती है, तो उस परिस्थिति में राज्यसभा सदस्य मत का प्रयोग नहीं करेंगे। जो मत डलेगा वो केवल लोकसभा सदस्यों का ही डलेगा। ये एक कंडीशन है लोक लेखा समिति की कि अगर वोट डालने की बात आए तो ये केवल और केवल लोकसभा सदस्यों के पास होता है। प्रारंभ में इसका सदस्य जो था वो बहुमत दल का, जो लोकसभा सदस्यों का बहुमत दल होता था, उसी का सदस्य चुना जाता था। लेकिन 1967 में पहली बार मीनू मशानी, ये विरोधी दल की नेता है, 1967 में इनको इसका अध्यक्ष बनाया है। और उसके पश्चात ये प्रथा बन गई, कोई कानून नहीं है, लेकिन उसके पश्चात ये प्रथा बन गई कि विपक्षी दल का जो प्रमुख होगा, विरोधी दल का नेता बनाया जाएगा, उस व्यक्ति को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। कार्य जो है, कार्य होगा महालेखा अधिकारी को सरकारी खर्च का प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना, ये कार्य है। उनका कार्य है कि ये मालिक अधिकारी को सरकारी खर्च का प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, भारत सरकार के व्यय की जांच करते हैं। इनके पास भारत सरकार के, यानी भारत सरकार के व्यय की जांच का अधिकार एवं राष्ट्रपति के अपव्यय को भी जांच सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकार जो है लोक लेखा समिति के पास होते हैं। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण रहेगी वो रहेगी सरकारी उपक्रम समिति। तीसरी है सरकारी उपक्रम समिति। कुल सदस्य संख्या वही 22, और वही कंडीशन 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा। लेकिन यह एक कंडीशन है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इससे पहले लोक लेखा समिति में इस कंडीशन को नहीं डाला गया, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि कोई भी मंत्री सरकारी उपक्रम समिति का सदस्य नहीं हो सकता। 1963 में इस समिति का गठन किया गया था। अगर आप गठन की बात करें तो 1963 में इस समिति का गठन। कार्य क्या है बच्चों? कार्य है ऐसे विषयों की जांच करना
जांच करना जिनका संसद अथवा सदन द्वारा आदेश हुआ हो। सरकारी उपकरणों की समिति जो है, अगर सदन किसी विषय को जांच हेतु प्रस्तुत करती है तो ये इनका उद्देश्य है कि उस विषय पर ये जांच करेगी और कार्य करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है एक निश्चित और तय समय सीमा के अंदर संसद के समक्ष पेश करेगी। ठीक है, तो जितनी प्रमुख समितियां थी मैंने उसके बारे में डिस्कस करी। अब कुछ संसद के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द है, कुछ शब्दावली है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संसद के कार्यकाल के दौरान कुछ शब्दकोश या शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख शब्दावली का प्रयोग समझाने का प्रयास करते हैं। विशेष शब्दावली इसमें पहला और जो प्रमुख शब्द है वो है शून्यकाल। इसके विषय में ये कहा जाता है कि सदन के, चाहे वो लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जो होता है वो शून्यकाल का है। प्रारंभ में ये 12 से 1 का समय था और वर्तमान में ये 1 से 2 बजे का समय है। ठीक है, फिर समझो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रश्नकाल के, सदन में प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय शून्यकाल कहा जाता है। प्रारंभ में टाइम 12 से 1 का था और वर्तमान समय में 1 से 2। ठीक है, इस समय सदन के सदस्य किसी विशिष्ट बिंदु अथवा विशिष्ट विषय पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सदन का स्थगन। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति, इन तीनों की संस्तुति पर सदन को स्थगित किया जा सकता है अपने अपने सदन। और इसकी समय सीमा 1 घंटा, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन या कुछ निश्चित समय अवधि के लिए निर्धारित की जा सकती है। स्थगन मतलब स्थगन कर दिया कुछ समय के लिए। ध्यान रखना, स्थगन और निलंबन में बहुत अंतर है। स्थगन का मतलब है कि वो कुछ समय के लिए रोक दी गई, निलंबन का मतलब है कि समाप्त करने के लिए नए का निर्माण। राज्यसभा का निलंबन संभव नहीं है, लोकसभा का निलंबन संभव। राष्ट्रपति की संस्तुति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा उस पर। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तीसरा पॉइंट है संचित निधि। इसके बारे में शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 266 भारत गणराज्य की संचित निधि का वर्णन करता है। सभी राज्यों से आने वाले टैक्स और उन राज्यों को उनका हिस्सा देने के पश्चात जो धन बचेगा वो संचित निधि का भाग हो जाएगा। सभी राज्य जो भिन्न भिन्न टैक्स प्राप्त करते हैं उन टैक्स में उन राज्यों का हिस्सा होता है और उस हिस्से को देने के पश्चात जो धन बचेगा उसे संचित निधि के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, इससे होने वाले खर्च पर सदन एवं राष्ट्रपति की विशेष अनुमति अनिवार्य है। अगर यहां से आप कोई खर्च कराना चाहते हैं, इस निधि से आप कोई धन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सदन
की अथवा राष्ट्रपति की विशेष अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है कि विषम परिस्थिति में इस निधि से धन को निकाल सकता है। ये राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है। ठीक है बच्चों, अब आता है आकस्मिक निधि। नाम से निकल के आ रहा, क्या लग रहा? आकस्मिक निधि। भारत सरकार द्वारा संचित निधि का वह कोष है जिससे विषम परिस्थिति में धन का निर्गम किया जा सकता है। जब विशेष आवश्यकता हो तब आकस्मिक निधि से अनुच्छेद 267 इसका समर्थन करता है। इससे अगला अनुच्छेद 267 ये कहता है भारतीय गणराज्य की एक आकस्मिक निधि का वर्णन करता है जिसमें विषम परिस्थिति में बिना संसद द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित किए आकस्मिक निधि से धन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, याद है? कोई डाउट नहीं किसी को? इसके बाद अगला पॉइंट है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के अंदर अध्यक्ष की अनुमति से सदन के किसी सदस्य के पास अधिकार है प्रश्न पूछने का जिस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। स्पष्टीकरण हेतु वो व्यक्ति उस विषय पर पुनः प्रश्न पूछ सकता है। इसे कहा गया अनुपूरक प्रश्न। फिर सुनो मैंने क्या कहा। सदन में जिस प्रश्न को पहले पूछा जा सका है उस विषय हेतु दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण हेतु। इसे कहा गया अनुपूरक प्रश्न। ठीक है। एक है तारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों पर स्टार ही लगा रहे हैं, ये इनकी विशेषता है जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तारांकित प्रश्न से ये तात्पर्य है कि इस विषय का प्रश्न पर पूछने वाला सदन के अंदर मौखिक उत्तर की तुरंत अपेक्षा करता है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पूछा जाएगा। अगर लोकसभा पूछा जा रहा है राज्यसभा में तो राज्यसभा में, यानी सदन के अध्यक्ष की अनुमति से पूछा जाएगा। विशेष प्रश्न है यहाँ पूछा जाएगा कि समाज कल्याण को आधार बनाया जाएगा। समाज कल्याण को आधार बनाकर ही ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। जो विशेष लोकहितवादी प्रश्न होगा उसे यहाँ पूछा जाएगा। ये माना जाएगा कि इस प्रश्न पर अब अथवा तात्कालिक विचार अनिवार्य है, जिस कारण से उस प्रश्न को तारांकित प्रश्न की श्रेणी में डाला जाएगा। ठीक है। पर यहाँ जब वो उत्तर पूछना चाह रहा है तो वो उत्तर होगा मौखिक, यानी कि अगर विपक्ष इसका उत्तर दे रहा है, जिससे प्रश्न पूछ रहा है सरकार से, अगर कोई पूछ रहा है तो सरकार उसका आंसर मौखिक दे। अगर इसे ही अतारांकित कर दें हम, इसे ही हम अतारांकित कर दें तो यहां प्रश्न का लिखित उत्तर चाहिए। ऊपर वाले जैसा ही है, समाज कल्याण एवं लोकहित को आधार बनाकर इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, परंतु इसका उत्तर जो है वो लिखित चाहिएगा। एक होता है अल्प सूचना पत्र। सदन के द्वारा लोकहित एवं समाज कल्याण को आधार बनाकर 10 दिन पूर्व सूचना देकर इस विषय पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसे कहते हैं हम अल्प सूचना पत्र। कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना देना अनिवार्य है। अगला है आधे घंटे की चर्चा। अगला पॉइंट है आधे घंटे की चर्चा। राज्यसभा में इसका समय है 5 से 5:30।
लोक हितवादी, एवं समाज कल्याण के विषय पर अनिवार्य एवं तात्कालिक चर्चा। माने ऐसे विषय जो समाज हित हेतु गंभीर हो, उन विषय पर चर्चा की जा सकती है आधे घंटे के समय के अंतर्गत। इस समय सदन जो है विशेष विषय को आधार बनाकर चर्चा करती है। ठीक है बच्चों, तो मान के चलो कि ये सारे के सारे जो शब्द है ये आपको समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं रहा। मैंने कोशिश करी कि जो इम्पोर्टेंट शब्द है शब्दावली के, उन पर डिस्कस कर लिया जाए। आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपके लिए उचित रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ तक ये वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।